हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। राजेंद्र जी एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं? ट्रेडिशनल वेडिंग वियर फॉर वीमेन इंक्लूडिंग साड़ीज एंड लहंगास। राजेंद्र जी के एक फ्रेंड हैं सुरेंद्र, उनका भी एक बिजनेस है क्या? प्रोवाइडिंग वेब डिजाइनिंग सॉल्यूशंस टू हिज क्लाइंट्स। अब सुरेंद्र जी ने अपने फ्रेंड राजेंद्र जी को सजेशन दिया है कि तुमको अपना बिजनेस अब बढ़ा लेना चाहिए और इंक्रीज कर लेना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें अपना प्रोडक्ट्स अभी ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। राजेंद्र जी को अपने फ्रेंड सुरेंद्र का प्लान बहुत अच्छा लगा, सजेशन से वो एग्री हुए। तो राजेंद्र जी ने अभी डिसाइड किया है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करने वाला हूं। मतलब ऑफलाइन तो कर ही रहे होंगे, ऑनलाइन भी अभी इन्होंने स्टार्ट करने का प्लान कर लिया है। अब जब जब हम ऑनलाइन कुछ भी सेल करते हैं तो हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, क्योंकि अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी, फाइन या कुछ भी फाइन इंपोज हो सकता है। अब राजेंद्र जी ने इसलिए ई कॉमर्स की फैसिलिटी लेने के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लिए हैं ताकि किसी प्रकार की पेनल्टी ना लग जाए। अब राजेंद्र जी कहते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट की सेल करने के लिए फैसिलिटी काफी अच्छा देना चाहता हूं। मतलब लोग अगर मेरे प्रोडक्ट को खरीदें तो वो पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मतलब राजेंद्र जी ने पेमेंट करने के लिए लोगों को ऑप्शन देने का भी फैसला किया है। कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं पेमेंट, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो इस पूरे केस में हमने क्या देखा? राजेंद्र जी ने अभी ऑनलाइन बिजनेस करने का भी प्लान कर लिया है और ये चाहते हैं कि लोगों को फैसिलिटी मिल जाए, पेमेंट वो कैसे भी कर ले, कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के भी थ्रू। इस पूरे केस को स्टडी करने के बाद हमको क्वेश्चन में बताना क्या है? हमको ये बताना है आइडेंटिफाई द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स मेंशन इन अबोव पैराग्राफ। हमको इस पूरे पैराग्राफ में से दो डिफरेंट टाइप के प्लान्स को आइडेंटिफाई करना है दैट रिलेट टू द ऑनलाइन पोर्टल दैट राजेंद्र इंटेंड्स टू स्टार्ट बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। इस पूरे पैराग्राफ में से ऐसी लाइंस ढूंढें जिसके बिहाफ पर हम ये कहेंगे कि वो डिफरेंट टाइप के प्लान है जो ऊपर वाले पैराग्राफ में मेंशन हुए हैं। फिर जब हमको दो डिफरेंट टाइप के प्लान्स मिल जाएंगे तो उन्हीं दो प्लानों के बीच में हमको डिफरेंस भी बताना होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। पूरे पैराग्राफ में हम देखें तो राजेंद्र जी ने क्या किया है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो किया है, मतलब ताकि कोई भी पेनल्टी ना लग जाए। तो जब जब हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे प्लानिंग वाले चैप्टर में से एक ऐसा प्लान है जो हमने अच्छे से चैप्टर में स्टडी किया है। तो रूल क्या होता है? रूल टाइप्स ऑफ प्लान्स में से एक प्लान है। इसी प्रकार से हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ प्लान्स में मेथड भी। अब मेथड के बारे में पूरे केस स्टडी में कहां से पता चला? क्योंकि राजेंद्र जी ने पेमेंट करने के काफी सारे ऑप्शंस अपने बायर्स को, कस्टमर्स को दिए हैं। आप कैश ऑन डिलीवरी से पेमेंट कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। मतलब जब जब हम इस प्रकार से कुछ फैसिलिटी देते हैं तो वो मेथड के अंडर में ही आता है। क्योंकि जब हमने प्लानिंग वाला चैप्टर स्टडी किया था तो वहां पर हमने ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किए हैं। अब बात आती है कि रूल और मेथड में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो रूल और मेथड के बीच में डिफरेंस का टॉपिक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आफ्टर कंप्लीटिंग ए कोर्स इन ट्रेवल एंड टूरिज्म, करण ने क्या किया? ट्रेवल एजेंसी का खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस के सारे फंक्शंस अच्छे से चलते रहे, काम अच्छे से होता रहे,
तो करण ने डिसाइड किया है कि मैं 14 जॉब पोजीशंस को क्रिएट करूंगा, जिसके लिए मुझे 4 डिपार्टमेंट बनाने होंगे। मतलब फंक्शंस के बेस पर इन्होंने 4 डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया है। चारों डिपार्टमेंट का नेम क्या होगा? फर्स्ट है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग ऑनलाइन क्वेरीज। सेकंड, रिजर्वेशंस डिपार्टमेंट फॉर एयरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज। थर्ड, अकोमोडेशन बुकिंग डिपार्टमेंट। फोर्थ, सिक्योरिंग पेमेंट्स डिपार्टमेंट। अब चारों डिपार्टमेंट बन गए। चारों डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़ा ना हो, मतभेद पैदा ना हो जाए, तो इन्होंने क्या किया है? डिसाइड किया है कि मैं सभी को अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इस पूरे केस को स्टडी करने के बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहां पर मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जो यहां पर एक्सप्लेन हुआ है, जिसको यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। फिर आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय करण विद इन which all the managerial and operating tasks are to be performed in the organization। थर्ड बात जो हमको बतानी है, नेम द टाइप ऑफ फ्रेमवर्क एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन, ऑल्सो गिव एनी 2 ऑफ इट एडवांटेजेस। हमको 2 एडवांटेजेस के बारे में भी बताना है। पूरे केस को अगर हम ध्यान से देखें, करण ने क्या किया? पूरे ऑर्गेनाइजेशन को 4 डिपार्टमेंट्स में बांटा है, उनको काम असाइन किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, ड्यूटीज दी हैं, सब हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में हमने बात की है। मतलब पूरा जो पैराग्राफ है वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में बताता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय द करण विद इन which all managerial and operating tasks are to be performed in his organization। उसने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर रेडी किया है। स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद सबको बता दिया कि मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क क्या होंगे जो वहां पर परफॉर्म होने हैं। तीसरी बात हमने यहां पर देखा, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट एक ही है, तो हमने यहां पर एक ही डिवीजन बनाई है। एक ही डिवीजन बनाने का क्या मतलब है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है। पर हमने डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या देखा था कि जब जब हमारे पास मेन प्रोडक्ट एक से ज्यादा होते हैं तो हमको डिविजनल स्ट्रक्चर बनाना होता है। पर डिविजनल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत इस केस में नहीं थी, इसलिए करण ने क्या किया? फंक्शनल स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया है। तो करण हैज क्रिएटेड द फंक्शनल स्ट्रक्चर एज जॉब पोजीशन आर डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट्स। तो इन्होंने क्या किया? 4 अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, जिसके बिहाफ पर हर डिपार्टमेंट में उस एक्टिविटीज के बेस पर ही वो काम होने वाले हैं। 4 डिपार्टमेंट कौन कौन से बनाए थे? फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग ऑनलाइन क्वेरीज, रिजर्वेशन करने वाला डिपार्टमेंट, फिर इसी तरह से अकोमोडेशन की बुकिंग का डिपार्टमेंट, फिर इसी तरह से सिक्योरिंग पेमेंट्स डिपार्टमेंट। तो मैं आपको अभी क्या बता रहा था? डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे इस केस में तो फंक्शनल स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया है। अगर हमारे मन में ये डाउट आ रहा है कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जो डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर बताएगा। तो आप उसे भी अच्छे से देख सकते हैं। यो पब्लिक स्कूल, इस स्कूल में टीचर्स डे का एक प्रोग्राम होना है जिसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड बॉय और हेड गर्ल को दी गई है। हेड बॉय का नेम है दीपक चुग, हेड गर्ल का नेम है दीपिका चावला। अब पूरा प्रोग्राम हमको एक सिस्टमेटिक वे में कराना है, तो काम अच्छे से हो, प्रोग्राम अच्छे से हो, तो दीपक और दीपिका ने क्या किया है? स्टूडेंट काउंसिल की पहले ही एक मीटिंग बुला ली है। प्रोग्राम होने से पहले ही मीटिंग बुला ली है। मीटिंग के अंदर अब इन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि प्रोग्राम का कंटेंट क्या होगा, कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी होगी, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हमारे पास हैं, और उसमें से भी हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन करना है। तो इन्होंने पूरी मीटिंग के अंदर ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं और उसमें से भी सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या रहेगा। इसके बाद क्या किया?
इन्होंने देखा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हमको करानी होगी, कौन कौन से टास्क हमको परफॉर्म करने होंगे। तो परफॉर्म करने वाले टास्क को इन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई कर लिया है और सारी एक्टिविटीज को इन्होंने डिवाइड कर लिया है एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग। फिर उन्होंने क्या किया, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को ग्रुप्ड कर दिया है। मतलब एक ग्रुप के अंदर उसके जैसी एक्टिविटीज, दूसरे ग्रुप में सेम नेचर की एक्टिविटीज, तीसरे ग्रुप में उसी से रिलेटेड सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज। मतलब इन्होंने देखा जाए तो कौन कौन से ग्रुप बनाए हैं, स्किट ग्रुप, सिंगिंग ग्रुप, इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक ग्रुप। तो जैसे सिंगिंग का ग्रुप है, सिंगिंग ग्रुप पे क्या होगा, सिर्फ सिंगिंग करने वाले ही स्टूडेंट ही इन्वॉल्व होने वाले होंगे। तो इसी तरह से स्किट ग्रुप में सिर्फ स्किट वाले बच्चे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या किया है इन्होंने, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को उसी एक एक हेड के अंडर में डाल दिया है। तो डेफिनेटली इन्होंने क्या किया है, काम को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए 3 अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं। अब ग्रुप को संभालने के लिए भी कोई चाहिए। जैसे हमने देखा कि कंपनीज के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर परचेज मैनेजर चाहिए। वैसे ही इन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग ग्रुप बनाए, तो हर ग्रुप के ऊपर एक काउंसिल मेंबर छोड़ दिया। अब ये काउंसिल मेंबर अपने काम में दक्ष हैं, इनके अंदर क्षमता है काम करने की। मतलब जो ग्रुप इनको दिया गया है वो इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग दिया गया है। जितने भी काउंसिल मेंबर है ना, इन सबको बोला गया है कि तुमने सिर्फ ऑर्डर लेने हैं और तुमने इसके बदले में जो जवाब देना है किसको देना है, हेड बॉय और हेड गर्ल, मतलब दीपक और दीपिका को देना है। क्योंकि दीपक और दीपिका क्या कर रहे हैं, ओवरऑल पूरा काम संभाल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ताकि पूरा जो भी प्रोग्राम है वो अच्छे से हो जाए। और दीपक और दीपिका के अंडर में ये तीनों ग्रुप्स भी तो हैं, ग्रुप्स का आपस में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो, इसीलिए काउंसिल मेंबर को बोल दिया गया है कि तुमने ऑर्डर्स लेने हैं और तुम्हारी जो अकाउंटेबिलिटी है किसके लिए है, दीपक और दीपिका के प्रति है। अब हमसे क्वेश्चन में 3 बातें पूछी जा रही हैं कि यहां पर मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस डिस्कस किए गए हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, हम जो फंक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे ना, उन्हीं की इंपॉर्टेंस भी हमने बतानी है। दो दो पॉइंट हमको हाईलाइट करनी है, इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। तीसरी बात हमको यह बतानी है कि स्कूल सोसाइटी को क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। तो ध्यान से अगर हम पूरे केस को देखें तो यहां पर दीपिका और दीपक ने क्या किया है, पूरी अच्छे से प्लानिंग की है। तो डेफिनेटली यहां पर प्लानिंग जो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है अच्छे से परफॉर्म हुआ है, डिस्कस किया गया है। फिर इन्होंने कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग को भी अच्छे से संभाला है। मतलब ऑर्गेनाइजिंग भी क्या होता है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। तो वैसे भी हमने देखा है कि मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हमारा जो काम क्या होता है, सबसे पहला स्टेप प्लानिंग करना, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करना। तो ये दो वो फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट के हैं, जो यहां पर केस में डिस्कस किए गए हैं। अब बात आती है प्लानिंग क्या होता है। आई थिंक प्लानिंग के बारे में हम सब जानते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का एक बेसिक फंक्शन होता है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइड कर लेते हैं, क्या हमारा टारगेट होगा, कितना टाइम में हमने क्या पूरा करना है, कौन कौन से एक्शन हमने करने हैं, ये सारी बातें हम प्लानिंग में ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं। फिर जो दूसरा फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुआ है वो हमने पहले ही आपको बता दिया है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग रियलिटी में एक प्रोसेस होती है जो डिफाइन करती है काफी सारी एक्टिविटीज के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, और उनके बारे में ये भी बता देती है कि किसने क्या काम करना है, उनको ड्यूटीज भी दे दी जाती हैं, प्लस किसका क्या रिलेशन होगा किसी के साथ, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, किसको किसके लिए जवाब देना है। तो डेफिनेटली पहले क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया है कि पहला जो पार्ट है वो है प्लानिंग का, सेकंड पार्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग का। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था, हमसे कहा जा रहा था कि जब आप मैनेजमेंट के दोनों फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लो तो उन दोनों के हमको इंपॉर्टेंस भी बताना। तो डेफिनेटली प्लानिंग की हम सबसे पहले इंपॉर्टेंस बना देते हैं। तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पहले क्या है, प्लानिंग हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्योंकि डायरेक्शन से क्या होता है, हम एक रास्ते पर चलना सीख जाते हैं। अगर हम सड़क पे जा रहे हैं, अगर हमको रास्ता नहीं पता है, तो कोई अगर हमको रास्ता दिखाता है तो हम आसानी से उस पर चल सकते हैं। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं हमको डायरेक्शन भी देता है, हमको पता चल जाता है कि हमने जो टारगेट कंप्लीट करना है वो कैसे पूरा करना है, उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से एक्शन हमको करने होंगे। फिर प्लानिंग से क्या होता है, हमारा रिस्क भी कम हो जाता है फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर क्या है, बदलता रहता है, अनिश्चित है। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो सोसाइटी में, समाज में या इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस को आप आसानी से फेस कर पाओगे।
फिर बात आती है कि मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट फंक्शन हमने आइडेंटिफाई किया था ऑर्गेनाइजिंग, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस, स्पेशलाइजेशन का हमको बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब बार बार प्रोडक्शन का काम करता है तो उन सभी लोगों में प्रोडक्शन को लेकर स्पेशलाइजेशन आ जाती है। तो इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू ए सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंगस्ट द वर्कफोर्स। दिस नॉट ओनली हेल्प्स टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द एम्प्लॉइज, इससे एम्प्लॉइज का वर्कलोड ही कम नहीं होता है बल्कि प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती ही है। This is because of the fact that specific employees are assigned specific job on a regular basis, which leads to specialization। जो बात मैं आपको कह रहा था कि स्पेसिफिक एम्प्लॉइज को स्पेसिफिक जॉब असाइन की जाती है जो उस काम को रेगुलर करते हैं, जिससे क्या होगा, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन की क्वालिटीज आ जाती है। फिर जो दूसरी बात, जो दूसरी इंपॉर्टेंस है वो है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जब हम ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो हम सभी को बता देते हैं कौन किसका बॉस होगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। तो द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर कट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये रिलेशनशिप भी हम पहले से ही फिक्स कर देते हैं। इससे हेल्प होती है, एक ऑर्डर बन जाता है जिसके अकॉर्डिंग हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं। किसको कितनी अथॉरिटी दी गई थी, किस लेवल तक दी गई थी, ये सारी बातें भी पहले से ही फिक्स कर दी जाती हैं। मतलब एक क्लैरिटी रहती है रिलेशनशिप्स के मामले में, कौन किसका बॉस है, किसको किसे जवाब देना है। मिडिल लेवल टॉप लेवल को मैंने जवाब देगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल से बात करेगा, लोअर लेवल प्लेटफॉर्म एरिया वाले से बात करेगा, पॉलिसीज कौन बनाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा, ये सारी बातें पहले से क्लियर हो जाती हैं। कौन किसको फॉलो करेगा, किसके प्रति जवाबदेही होगी। तो इससे ऑर्गेनाइजिंग से काफी सारा बेनिफिट मिल जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि यो पब्लिक स्कूल सोसाइटी को क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। पहली बात ट्रस्ट, दूसरी बात पार्टिसिपेशन। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, स्कूल ने एक टीचर्स डे के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया है, तो उन्होंने क्या किया, पूरा काम हेड बॉय और हेड गर्ल पे छोड़ दिया, ट्रस्ट। और दूसरी बात क्या हो रही है, सभी को पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, क्योंकि जो प्रोग्राम होना है उसके अंदर बच्चे ही इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो पार्टिसिपेशन। तो ये दो वैल्यूज स्कूल सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहता है। वीडियो अवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।